ठीक है, फैसिलिटी लेआउट का अब क्या कर रखा है, उसने हमें एक लेआउट दे रखा है EBF ACD में भी होगा इसका। ठीक है, ये हमारा लेआउट है, लेआउट समझ में आ रहा है। अब उसने हमें क्या बोला है, उसने हमें उसकी मूवमेंट्स दी हुई है। ठीक है, अब उसने हमें क्या कर रखा है, उसकी मूवमेंट्स जो है वो हमें गिवन है। और वो बोल क्या रहा है, कहता है कि अ डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर इज इवैल्यूएटिंग इट्स मशीन शॉप्स करंट प्रोसेस लेआउट। हेल्थ और सेफ्टी रेगुलेशन ये कहते हैं कि ई और एफ को अपनी करंट जगह पर ही रखना है। क्या करना है हमने, ई और एफ को उसकी जो करंट लोकेशन है उसके अंदर ही रखना है, बाकी हम कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसने बोला है इससे बेटर कोई लेआउट हम बना सकते हैं तो बताओ। ठीक है, उसके बाद उसने हमें क्या दे रखा है, सबके जो क्या बोलते हैं हम, डिस्टेंस देंगे, फ्रीक्वेंसीज है कि कितनी बार आना जाना हमारा लग रहा है। ठीक है, सो वैसे ही करके उसने हमें A to B दे रखा है, A to C दे रखा है। ठीक है, ऐसे करके उसने हमें सारी दी हुई है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इस फ्रीक्वेंसी को बना लेते हैं। तो कहते हैं A B, माइनस में कहाँ दे रखी है, नहीं, ABCDEF और चलो कोई नहीं, ABCDEF, ये है 8 3 9 5, सही है ना। बी में बी के हमने साथ चैप्टर पिछली क्लास में शुरू करा है। चैप्टर पिछली क्लास में हाँ, फैसिलिटी लेआउट वाला चैप्टर है। ठीक है, मेरी मिस हो गई थी ना पिछली। ठीक है, अब बी से डी 3 है, देन C to E और F 8 और 9, उसके बाद क्या दे रखा है हमें, D का 3, E का F के साथ 3 और बाकी सब खाली है। ठीक है, अब ये हमें दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एक बात बताए कि E और F को हमने छेड़ना नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यही देखेंगे, क्योंकि E और F को हमें छेड़ना नहीं है, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि E और F के साथ किसका ज्यादा मतलब आना जाना है। ठीक है, तो अगर हम A की बात करें तो A का जो है E के साथ जो है 9 है, पर F के साथ 5 है। ठीक है, वहीं अगर हम C की बात करें तो C का E के साथ भी 8 है और F के साथ भी 9 है। तो मतलब जो C है उसका ज्यादा आना जाना लगा हुआ है किसके साथ, E के साथ भी और F के साथ भी। बट अगर हम C की यहाँ पर पोजीशन देखें तो C पोजीशन ये है, यहाँ से भी 2 डिस्टेंस पड़ रहा है और यहाँ से भी 2 डिस्टेंस पड़ रहा है। ठीक है, वेयर एज ये जो B यहाँ पर बैठा हुआ है इसका एक एक डिस्टेंस है, पर B का E के साथ और F के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो हम इस B की पोजीशन से C की पोजीशन को स्वैप कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे भाई, C को ऊपर ले जाएंगे और B को नीचे ले जाएंगे। तो अब हमारा लेआउट कुछ किस तरह से बन जाएगा, EFCBDA। ठीक है, अब दूसरी चीज देखो, यहाँ पर ये जो A का था, A का ज्यादा आना जाना किसके साथ है भाई, E के साथ। तो A और E के अंदर डिस्टेंस ऑलमोस्ट ठीक ही है, और F के साथ भी ठीक ही है, क्योंकि A को हम किसी और जगह नहीं रख सकते वरना E से दूर चला जाएगा। ठीक है, तो हम इसको A को यही रखे रहने देंगे। और D की बात करें तो उसका F के साथ आना जाना है वो भी 3, और डिफरेंस भी ज्यादा कुछ ज्यादा यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारा जो न्यू लेआउट बन गया वो क्या बन गया, ये वाला लेआउट बन गया, जहां पर हमने E और F की पोजीशंस को हिलाया नहीं। ठीक है, ये हमारा न्यू लेआउट बन गया। अब यहाँ पर हमें उसी तरीके से दोनों लेआउट्स, जैसे प्रीवियस वाला लेआउट वहां पर कितनी कॉस्ट आ रही थी और जो करंट लेआउट जो हमने बनाया है, दोनों को बना के देखना पड़ेगा और फिर हमें बताना पड़ेगा कि किसमें जो है दैट इज की कम कॉस्ट जो है वो किसके अंदर है। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, इसको चल, हाँ, यहाँ पे हमें खुद मैंने सोचना है कि हाँ जी, डी और सी की पोजीशन इंटरचेंज को करिए। देखो बी और सी की पोजीशन इंटरचेंज इसलिए करी क्योंकि यहाँ पर हमारा बी बैठा हुआ था
अब बी का ई के साथ और एफ के साथ कोई भी आना जाना नहीं है, मतलब उसके अंदर ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हो रहे, ठीक है। बी को, जो बी डिपार्टमेंट है, उसको ई के पास भी नहीं जाना, एफ के पास भी नहीं जाना। जबकि जब हमने देखा कि भाई सी जो है उसको ई से 8 बार काम पड़ रहा है और एफ से 9 बार, मतलब सी और ई के बीच में जो मूवमेंट है वो 8 बार हो रही है, और सी और एफ के बीच में जो मूवमेंट है वो 9 बार हो रही है। तो हमें पता चला कि भाई देखो, सी को यहाँ से जाने में 2 का डिफरेंस लगता है और सी यहाँ से भी 2 का डिफरेंस लगता है। तो कुछ ऐसा किया जाए कि जो सी है वो डिस्टेंस इनका दोनों का कम हो जाए। तो हमने इसी वजह से सी को ऊपर ले गए और बी को नीचे लिया है। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो ई से सी का डिस्टेंस सिर्फ 1 यूनिट रहा, यहाँ से भी 1 यूनिट रहा, ठीक है। पहले क्या था, पहले यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको 2 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा था, और यहाँ से एफ तक जाने में भी उसको 2 यूनिट्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा था, ठीक है। चलो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं भाई, कैसे बनाएं इसको, तो एक इस तरह का करते हैं। सबसे पहले हमें पता है ए का तो कुछ है नहीं, तो ए बी का है, और किसका बन रहा है, ए और सी के अंदर हमें वैल्यू दी हुई है, और किसका है, ए एफ, ठीक है। इसके अलावा बी डी, बी डी, ठीक है, और सी ई, सी एफ, और डी ई, सॉरी डी एफ और ई एफ, है ना। तो डी एफ और ई एफ, इनकी नंबर ऑफ ट्रिप्स लिख लेंगे, कितनी बार आना जाना लगा हुआ इनका। तो ए टू बी कितना है, देखते हो तो क्वेश्चन। एट, ए टू सी, ए टू ई, ठीक है, ए टू एफ, बी टू डी, सी टू ई, 8, सी टू एफ 9, डी टू एफ, ठीक है। ये हमारी नंबर ऑफ ट्रिप्स आ गई। अब हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब यहाँ पे दो हम वो कर लेंगे, पहला कर लेंगे एग्जिस्टिंग प्लान के अकॉर्डिंग, और दूसरा बना लेंगे किसका, जो प्रपोज्ड प्लान हमने अभी बनाया, ठीक है। एग्जिस्टिंग प्लान हमारे पास क्या था, ई पी एफ ए सी डी, ये हमारा एग्जिस्टिंग प्लान था, ठीक है। और वेयर जो न्यू प्लान हमने प्रपोज किया, दैट इज बी एफ ए बी डी, ठीक है। अब ये जो एग्जिस्टिंग प्लान है, इसके भी दो पार्ट्स करेंगे, इसके भी दो पार्ट्स करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हम अपना डिस्टेंस लिखेंगे, और दूसरे पार्ट में वही लोड इनटू डिस्टेंस, जो भी आपका लोड है, ठीक है, इनटू डिस्टेंस। यहाँ पर भी अगेन डिस्टेंस, और यहाँ पर भी उसका लोड इनटू डिस्टेंस। फर्स्ट एग्जिस्टिंग प्लान के मुताबिक डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, ए टू बी, ठीक है, ए टू सी, ए टू ई, एक, ए टू एफ, 2 3, बी टू डी, 2, सी टू ई, ठीक है, ई टू एफ, डी टू एफ, ई टू एफ, 2, ठीक है। ऐसे ही करके लोड इनटू डिस्टेंस निकालेंगे। 16, 3, 9, ठीक है। और इसका आप टोटल ले लोगे, ये 92 कुछ आ रहा है। इन द सेम वे इसका डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, इसका लोड कैलकुलेट करना है, फटाफट से बता कितना मर्जी है जो करना है। इसको मैं थोड़ा ध्यान से लिख रही हूँ, ये दो आपस में वो हो गए, सी ई और सी एफ।
ओके, किसे बनाया हमारे पास इसका डिस्टेंस बताइए पहले सारे। एक दो एक हम्म तीन हम्म, एक 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 दो एक एक लाख दो लोड्स। हम्म छः हम्म नौ हम्म 15 हम्म 3 हम्म हम्म 9 3 हम्म। 6 हमारे पास दोनों आ गए। ठीक है, अब हम देख क्वेश्चन लिखना। देखो भाई, जो हमारा स्कोर है वो बेटर हुआ है। यहाँ पर हमारे को जो मूवमेंट्स है वो 67 है। सो जो प्रपोज लेआउट है दैट इज बेटर देन द प्रीवियस लेआउट, और प्रपोज लेआउट पर अब हमें काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ प्रपोज बस। वाला किस फॉर्मूले से निकलेगा? क्या ये प्रपोज्ड वगैरह कैसे निकलेगा? प्रपोज में सेम जैसे आप ये आपने प्रपोज बनाया, आपने लेआउट बना लिया, आपने सारे डिस्टेंस कैलकुलेट करने हैं कि भाई ए टू बी कितना डिस्टेंस है। सो ए से बी तक हम देख रहे हैं सिर्फ 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ए टू सी कितना है, तो सी तक जाने के लिए 1 और ऊपर 2, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। इस तरह से आपने सारे डिस्टेंस कैलकुलेट कर अच्छा। दिए और फिर उन डिस्टेंस को लोड से मल्टीप्लाई कर देना। लोड इज नथिंग बट योर नंबर ऑफ ट्रिप्स। सो 8 इंटू ठीक 1 8, 2 इंटू 3 6। ठीक है, एंड देन जिसका भी जो लोड इनटू डिस्टेंस है वो कम आएगा, दैट इज बेटर प्लान। तो प्रपोज प्लान जो एग्जिस्टिंग प्लान है उससे बेटर। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे विच इज इसमें सारे ऐसे हैं इसके अंदर सब में यही करना है। आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, उसका लोड आपको दिया होगा, आपको बेटर प्लान बताना है, या फिर कहीं जगह वो आपको प्लान खुद देगा और फिर बताना है क्या कि ये प्लान जो है सही है कि नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं रिसोर्सेस ठीक है, सबसे पहले भाई एग्रीगेट प्लानिंग का मतलब क्या है? तो हाँ, मतलब सब चीज का एक साथ ठीक है, तो रिसोर्स एग्रीगेट प्लानिंग ये एक इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग डिसीजन है। टर्म प्लानिंग डिसीजन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं दैट द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द क्वांटिटी and timing of output over the intermediate time horizon। ठीक है, इंटरमीडिएट टाइम हॉरिजोन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये रहता है आपका 3 मंथ से लेकर 1 ईयर। ठीक है, सो बेसिकली हम यहाँ पर ना ये चीज सोचते हैं कि हमें प्लानिंग किस बात की करनी है कि जो भी हमारी फोकास्टेड डिमांड है, ठीक है, और हमारे पास हमें कितना जो है इन्वेंटरी वगैरह उस हिसाब से रखना है। अब ये क्या है, इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग है, मतलब 3 महीने से लेकर 1 साल का जो पीरियड है तब तक की प्लानिंग है। अब जो ये इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग है यहाँ पर आप क्या चेंज कर सकते हो, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स चेंज कर सकोगे, ये बात को याद रखना। ठीक है, वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके आप कैसे अपनी प्लानिंग कर सकते हो सो दैट यू कैन बी एबल टू मीट योर डिमांड। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी टाइमिंग दोनों के टर्म्स में, कि अच्छे से आप अपनी डिमांड को पूरा कर। ठीक है, इसके लिए आपको डिमांड की जरूरत पड़ेगी, क्या डिमांड है, उसके बाद आपको उस हिसाब से अपना प्रोडक्शन जो है वो कैरी आउट करना। ठीक है, यहाँ तक। अब अगेन वही बात कि भाई विद इन दिस पीरियड, ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट टाइम हॉरिजोन है इसके अंदर जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं या फिक्स्ड फैक्टर्स जो हैं
ठीक है, दैट कैन नॉट बी, सिर्फ आप वेरिएबल फैक्टर्स को इस टाइम पर चेंज कर पाओ। तो वैसे भी शॉर्ट रन हाँ वही शॉर्ट टर्म, वही बात इसी से हमने निकाला कि भाई 3 महीने से फर्स्ट 1 ईयर तक का टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको कैसे दैट इज कि जो भी फ्लक्चुएशंस आएंगी डिमांड में, मस्ट बी मेट। अब आप दो तरीके से कर पाओगे कि जो भी फ्लक्चुएशंस आ रही हैं आपके डिमांड में, या तो आप फर्स्ट थिंग कि या तो आप लेबर को वैरी करो, ठीक है, बिकॉज वो हमारा वेरिएबल फैक्टर है, या फिर आप फिर इन्वेंट्री शेड्यूल करो। ठीक है, मतलब कि भाई इन्वेंट्री में कितना बनाकर रखना है, वो सब आपको फिर प्लान करना पड़ेगा कि इतना जो है इन्वेंट्री हमें रखनी पड़े। ठीक है, अच्छा, अगेन वही बात लिखी है कि भाई जो हमारी एग्रीगेट प्लानिंग है, ठीक है, वो क्या चाहेगी, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस चाहेगी जिससे आपकी जो कॉस्ट है, बिल्कुल, कॉस्ट टू बी मिनिमाइज। इसके बाद हमें पता है कि हमारे पास 3 तरह की प्लानिंग होती है, लॉन्ग रेंज, शॉर्ट रेंज, एंड थर्ड वन जो हमने अभी पढ़ी विच इज इंटरमीडिएट रेंज, या जिसे हम कहते हैं अपनी एग्रीगेट प्लानिंग। ओके, ठीक है, चलो आगे। इसके बाद हमारे पास है दैट एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रैटेजीज। ठीक है, तो जो भी हमारे पास कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं, ठीक है, कंट्रोलेबल फैक्टर्स या कंट्रोलेबल वेरिएबल्स जो हैं, उनको चेंज कर कर, उनको फ्लक्चुएट कर कर हम अपनी जो इंटरमीडिएट रेंज प्लानिंग है उसको करेंगे। इसके अंदर 4 चीजें आ सकती हैं। फर्स्ट वन भी वेरी द साइज ऑफ द वर्कफोर्स, ठीक है, लेबर बढ़ाना घटाना, जिस हिसाब से आपकी डिमांड है उस हिसाब से आप वर्कफोर्स बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो, दोनों चीजें हो सकती हैं। सेकेंड इज वेरी द आवर्स वर्क्ड, दैट इज कि भाई जो भी लेबर है वो कितने टाइम तक काम करेगी, उस चीज को बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। अगर डिमांड ज्यादा है तो हम ओवर टाइम करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर डिमांड कम है तो क्या कर सकते हैं भाई, छुट्टी दे सकते हैं कि कोई बात नहीं, अभी डिमांड इतनी है नहीं, काम इतना है नहीं, तो आप। थर्ड कि वेरी द आवर्स वर्क। थर्ड आपका हुआ इन्वेंट्री लेवल्स, वो भी बात हमने कर ली कि जो भी हमारी इन्वेंट्री लेवल्स है उसको बढ़ा सकते हो या घटा सकते हो। डिमांड ज्यादा है तो इन्वेंट्री क्या करोगे, कम करेंगे, मतलब इन्वेंट्री बनाना तो ज्यादा करोगे ना। स्टॉक ये बनाएंगे ज्यादा। हाँ, ठीक है। अब और लास्ट फोर्थ वन इज सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट क्या था, किसी और से कराना। जब ज्यादा डिमांड हो जाती है तो आप क्या करना चाहोगे कि जो काम में आप इतने एफिशिएंट नहीं हो वो काम आप आउटसोर्स करवा सकते हो। ठीक है, और तो ये 4 चीजें जो हमारी एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रैटेजीज में आएंगी। इसको हम जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब भी देखेंगे कि इन सारी चीजों में हम कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले वर्कफोर्स का साइज, कि नंबर ऑफ वर्कफोर्स बढ़ा दो घटा दो। दूसरा, आवर्स वर्क बढ़ा दो घटा दो। इन्वेंट्री लेवल्स को कंट्रोल करो, ज्यादा रखनी है कम रखनी है उस हिसाब से। और चौथा हो गया हमारा सब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये 4 स्ट्रैटेजीज हैं दैट कैन वर्क। इसके बाद इसका लास्ट नहीं, लास्ट नहीं है, एक और उसके बाद तो हमारे पास है एग्रीगेट प्लानिंग गाइडलाइंस।
फर्स्ट वन, determine corporate policy regarding controllable variables. ठीक है, तो वही कि भाई कंट्रोलेबल वेरिएबल्स हमने ऑलरेडी देखी, जिसको हम कंट्रोल कर पाए इन द इंटरमीडिएट टर्म, ठीक है, वो हमारे कंट्रोलेबल वेरिएबल्स, उनके रिगार्डिंग पॉलिसी बनाओ, क्या करना है क्या नहीं करना. सेकेंड, यूज अ गुड फोरकास्ट, एक अच्छे फोरकास्ट को आप यूज करो जहां पर आपका जो एरर है वो क्या हो, बहुत ही कम हो. ठीक है, ऐसा फोरकास्ट आपको यूज करना है एज द बेसिस ऑफ प्लानिंग, क्योंकि डिमांड का, ठीक है, उसका फोरकास्ट जो है बेटर यूज करना है. देन प्लान इन प्रॉपर यूनिट्स ऑफ कैपेसिटी. इसका मतलब है कि जो यूनिट्स होंगी ना हमारी, किसी भी चीज की कोई भी यूनिट्स होती है, तो अब वो जो यूनिट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम सेम रहनी चाहिए. ठीक है, जो कैपेसिटी की यूनिट्स है उस हिसाब से आपको जिस में डिमांड है, जिन यूनिट्स में डिमांड है, उसी यूनिट्स में आपको अपना प्रोडक्शन या फिर वो भी उसी यूनिट्स के हिसाब से यहाँ पर देनी है. ठीक है, बिल्कुल. नेक्स्ट इज मेंटेन स्टेबल वर्कफोर्स. देन बिल्कुल सेम वही पॉइंट है कि इन्वेंटरीज के ऊपर आपको क्या रखना है, कंट्रोल रखना है. देन फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज, वही सेम पॉइंट है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके. बिल्कुल, कि भाई हम उसको किसी भी तरह से चेंज कर पाए, कि ऐसा कर पाए अगर मान लो हमारे पास इतनी डिमांड नहीं है तो लेबर को ले ऑफ करने में हमें दिक्कत ना हो. ठीक है, दूसरी चीज कि अगर मान लो डिमांड ज्यादा है तो लेबर को बुलाने में भी हाँ ज्यादा वो दिक्कत प्रॉब्लम ना हो. देन रिस्पॉन्ड टू डिमांड इन अ कंट्रोलेबल मैनर. कंट्रोलेबल मैनर का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई आपका जो कॉस्ट है ना वो कम रहना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिमांड को पूरी करने में आपने कॉस्ट इतनी ज्यादा लगाई. ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते कि भाई इन्वेंट्री बहुत सारी भर के रख लो, उससे क्या होगा, अगर कोई चीज खराब होने वाली है वो खराब भी हो जाएगी, बहुत ज्यादा वेस्टेज भी होती है. तो उस चीज का ध्यान रखना है कि डिमांड को आपने रिस्पॉन्ड तो करना है पर एक कंट्रोलेबल मैनर में. ठीक है, नेक्स्ट इवैल्यूएट प्लानिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. सारे पॉइंट्स क्लियर हैं. ठीक है, वही सब बोला कि भाई क्या क्या करना है आपको, कंट्रोलेबल वेरिएबल्स जो हैं, ठीक है, उनके हिसाब से पॉलिसी बनानी है. थर्ड, प्लान इन प्रॉपर यूनिट ऑफ कैपेसिटी. प्लान इन प्रॉपर यूनिट ऑफ कैपेसिटी का मतलब ये है कि भाई जो आपकी यूनिट्स है ना, मतलब केजीज में बना रहे हो या, तो वो प्लान जो होना चाहिए वो यूनिट्स के हिसाब से ही होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि यूनिट्स इधर उधर मिल जाएगी. ठीक है, तो जो कैपेसिटी की यूनिट्स है, जो यूनिट्स है दैट शुड बी सेम. जो डिमांड की यूनिट्स है और जो प्रोडक्शन की यूनिट्स है वो दोनों सेम यूनिट्स. ठीक है, बहुत बेसिक पॉइंट है वो, ऐसा कुछ बड़ा पॉइंट नहीं है. ठीक है, उसके बाद मेंटेन स्टेबल वर्कफोर्स, वो वाला समझ में आया. कंट्रोल ओवर इन्वेंटरीज, फ्लेक्सिबिलिटी टू चेंज, और ये वाला पॉइंट सही है कि डिमांड को एक कंट्रोलेबल मैनर के अंदर आपने रिस्पॉन्ड करना है. एंड इवैल्यूएट प्लानिंग रेगुलर बेसिस पे, दैट इज. ये भी ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे उसी की तरह. प्रॉफिट, ठीक है. अब है प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग. क्या है भाई फर्स्ट प्रॉपर्टी? फर्स्ट वन, भाई यूनिट ऑफ जो मेजर होगा
एक लॉजिकल वही टर्म में होगा, ठीक है, जैसे यूनिट्स आप डिमांड के लिए वो करोगे वही उसके लिए करोगे। सेकंड, मतलब वही इंटरमीडिएट जो होता है उसी के लिए करते ठीक है, तो जो फोरकास्ट करोगे, देन थर्ड वन इसका मतलब ये है कि जो भी प्लान आपने लिया है कि भाई आप किस प्लानिंग के तहत उसको जो भी डिमांड है उसको डील करने वाले हो। अब उसके लिए हमारे पास चार चीजें थी, या तो हम क्या करें, वर्कफोर्स वर्कफोर्स का साइज बढ़ाएं, दूसरा वर्किंग आवर्स बढ़ाएं, तीसरी चीज क्या थी, हैं। और चौथी सब कॉन्ट्रैक्ट। हमारे पास चार चीजें थी, तो हमारे पास चार अलग अलग प्लान्स होंगे उसी के हिसाब से। तो अब ये जो प्लान्स हैं हमारे पास, ठीक है, उसकी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए रिलेवेंट प्लान को चूज कर, ठीक है। प्लान को चूज करना है बेस्ड ऑन कॉस्ट। लास्ट वाला क्या है भाई, क्या, Facilities that are considered fixed to carry out the facilities that are considered fixed to carry out objectives, इसका क्या मतलब हुआ? एक इसमें पॉइंट वाइज दिए हैं मतलब दिया है Facilities that are considered fixed कैरी आउट ऑब्जेक्टिव्स। अगर वैसे देखा जाए तो इसका तो मतलब सिर्फ ये निकल रहा है कि भाई कुछ ऐसी फैसिलिटीज होंगी जो फिक्स होंगी और आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे, और तो इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलो अब हम न्यूमेरिकल पे जाते हैं, इसका मेन पार्ट। अच्छा और ऊपर क्या कहाँ से, बिल्कुल स्टार्टिंग से। चलो लिख लो, फिर हम बिना न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ये लीजिए सबसे फर्स्ट, ठीक है। और वो फिक्स फैक्टर्स वाला तो समझ में आएगा कि भाई फिक्स फैक्टर्स चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज आएगा। इसको याद रखियो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गाइडलाइंस, प्रॉपर्टीज, अच्छा। वैसे ये कहते हैं एक एबीसी कॉर्पोरेशन है, उसने एक फोरकास्ट बनाया, ठीक है, डिमांड पैटर्न्स के ऊपर। तो भाई उसने क्वार्टर्स दिए हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, मिल गया क्वेश्चन। डिमांड उसने हमें दी, ठीक है, साथ ही साथ उसने हमें क्यूमुलेटिव डिमांड दी। क्यूमुलेटिव डिमांड हमें समझ में आता है कि हमने ऐड करते जाना है, तो इसका मतलब है टोटल 8 जो पीरियड है उसकी डिमांड कितनी है टोटल, बिल्कुल 2920। 3920 मेरे हिसाब हाँ 39 वो 29 नहीं है ये 2920 है ना भाई, ठीक है। सो 2920 आपकी जो है क्यूमुलेटिव डिमांड यहाँ पर दी हुई है। अब इसके नीचे वाली बात को पढ़ते हैं, कहते हैं द फर्म एस्टिमेट्स दैट इट कॉस्ट 150 पर यूनिट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो सबसे पहले उसने क्या बोला,
इंक्रीज अगर हमें करना है प्रोडक्शन तो हमें लग रहा है 150 पर यूनिट। एक यूनिट पे कॉस्ट इतना लग रहा है अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। ठीक है, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज करेंगे, लेबर इंक्रीज करके वो। दूसरा उसने बोला कि भाई इट कॉस्ट 200 पर यूनिट टू डिक्रीज द प्रोडक्शन। अगर कम करना है, डिक्रीज करने की भी नौबत बता सकती है, तो कितना लग रहा है हमारे पास, 200 पर यूनिट। ठीक है, प्रोडक्शन डिक्रीज या इंक्रीज कैसे कर सकते हो, तो या तो साइज ऑफ वर्कफोर्स को वेरी करके या फिर वर्क आवर्स। ठीक है, वर्किंग आवर लिखना, हाँ, या फिर वर्किंग आवर्स को वेरी। ठीक है, पहली चीज समझ में आई कि क्वेश्चन ने क्या बोला। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है 50 रुपीज पर यूनिट, मतलब पर क्वार्टर, टू कैरी द आइटम्स इन इन्वेंटरी। ठीक है, इन्वेंटरी को कैरी आउट करने में, ठीक है, मतलब इन्वेंटरी में भर के रखने में कितने रुपए लग रहे हैं भाई, ₹50 पर यूनिट। थर्ड पॉइंट हो गया वो जो इन्वेंटरी वाला हमारे पास था। और सब कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हो तो हमें लग रहे हैं कितने, ₹100। चारों चीजें तो हो गई, साइज ऑफ वर्कफोर्स, वर्किंग आवर्स, इन्वेंटरी कंट्रोल और सब कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसके हिसाब से ना उसने फिर हमसे पूछा कंपेयर द कॉस्ट ऑफ द प्योर स्ट्रैटेजीज। अब हमें इन सारी स्ट्रैटेजीज की कॉस्ट को कंपेयर करना। पहली स्ट्रैटेजी क्या हुई, पहली स्ट्रैटेजी इज इंक्रीज और डिक्रीज द प्रोडक्शन। दूसरी स्ट्रैटेजी इन्वेंटरी, बढ़ाओगे घटाओगे वो भी इसमें आ जाएगा। थर्ड हुई सब कॉन्ट्रैक्ट, की सब कॉन्ट्रैक्ट करना है कि नहीं करना है। तो हमारे पास ये 3 स्ट्रैटेजीज हैं। इन तीनों स्ट्रैटेजीज को हमें इवेल्युएट करना है कि इन तीनों में से कौन सी स्ट्रैटेजी बेस्ट वर्क करेगी, सो दैट हम अपनी डिमांड को पूरी तरह से फुलफिल करें। सबसे पहले चलते हैं अपना प्लान 1 पे। प्लान 1 क्या है भाई, प्लान 1 इज टू इंक्रीज स्लैश डिक्रीज योर प्रोडक्शन। ये हमने देख लिया कि किस वजह से हो सकता है, प्रोबेबल कॉजेज क्या क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना क्वार्टर लिखेंगे। 8 क्वार्टर्स के लिए थी, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आएगी, हमारी डिमांड। डिमांड कितनी कितनी है, 2 से 3 मंथ्स, 470। ठीक है, अब इसके अंदर हमें चेक क्या करना है, देखो भाई फर्स्ट के लिए तो आप कुछ नहीं करोगे, पहले यहाँ लिख दो कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग। या तो आप बढ़ाओगे, यहाँ आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ डिक्रीजिंग, और यहाँ पर टोटल कॉस्ट ऑफ प्लान। ठीक है, अब देखो फर्स्ट के लिए तो हमारे पास कुछ नहीं है, तो फर्स्ट को खाली छोड़ दो क्योंकि ना तो आप बढ़ाने वाले हो ना आप घटाने वाले। अब डिमांड को देखो, डिमांड हो रही है क्या, कम। डिमांड कम हो रही है तो आप प्रोडक्शन क्या करोगे, कम करोगे। तो कॉस्ट ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्शन वाले के अंदर हम जाएंगे, कितनी डिमांड कम हो रही है, 50। ठीक है, 50 यूनिट डिमांड जो है हमारी कम हो रही है। अब याद कर कि हमें उसने क्या बोला था, कॉस्ट ऑफ डिक्रीजिंग कितनी है, 200, और इंक्रीजिंग है 150। तो इसके ऊपर ये लिख लेते हैं, कॉस्ट ऑफ डिक्रीजिंग इज 200 और ये है हमारे पास 150। तो यहाँ पे हम इस तरह से इसकी कॉस्ट निकाल देंगे विच इज 10,000। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड क्वार्टर का हमारे पास निकल गया। अब हमारे पास हमें कहाँ जाना है वही थर्ड क्वार्टर पे, तो बता क्या करना है, 470। तो क्या हुई है, डिमांड बढ़ गई, दैट इज हमें कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग पे जाना है, कितनी बढ़ी, 250। 250 इंटू 150। ठीक है,
आगे चलते हैं, अगेन डिमांड क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, तो कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द 200, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या हो रही है भाई, डिमांड डिक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है, 220 इंटू 200 विच इज 44,000, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, अगेन डिक्रीज, कितनी डिक्रीज, 180 इंटू 200 which is 36,000, then again decrease 70 units into 200 14,000 अगेन, देन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा इंक्रीज हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है, 170 इंटू 150 25, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ प्लान हम इसकी यहीं से कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट में तो कुछ नहीं आएगा, खाली रहने दो, सेकेंड पीरियड में 10,000, थर्ड में 37,500, 30,000, देन 44, 36, कैलकुलेट कर टोटल कितना, 25,500। 1,97,000, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या, प्लान ए। प्लान ए क्या था, जहां पर हम इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे क्या, प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा वैसे दूसरे का भी तीसरे का भी जिसमें सबसे कम आएगी कॉस्ट, वो वाला प्लान जो है हम लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला समझ में आया, आगे चले। बड़ा बेटा और वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं पर इन्वेंटरीज में थोड़ा थोड़ा लगा होगा, ठीक है। ये समझ में आया, यहाँ पे हमें बस डिमांड को करना है, डिमांड को करने के बाद हमारा जहाँ पे भी प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज करना है, डिक्रीज के रेट से उस हिसाब से उसके टोटल। तो प्लान 1 क्लियर, अब चलते हैं अपना प्लान 2। प्लान 2 क्या कह रहा था, इन्वेंट्री है। उसने क्या बोला प्लान 2 ने कि भाई अगर आपको इन्वेंट्री लेनी है, इन्वेंट्री रखोगे तो आपको कितनी यूनिट कॉस्ट पड़ेगी, ₹50 पर यूनिट पर क्वार्टर। वो तो बना के हम, हाँ बनाएंगे तो वो तो अलग से है ना, वो बढ़ा नहीं रहे, हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं कि भाई हम इतनी इन्वेंट्री रखेंगे आगे से बना, ये सोचकर कि भाई आगे इतना डिमांड होने वाला है तो हम उस हिसाब से बना के रखेंगे, ठीक है। चलो फिर बनाए इसको। अगेन फर्स्ट हमारे पास क्या आएंगे, हमारे क्वार्टर, क्वार्टर में हमारे पास था 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके अंदर हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी, विच इज डिमांड जो सिंपल थी हमारे पास, और क्यूमुलेटिव डिमांड दोनों, ठीक है। एक बार फटाफट बताना दोनों की डिमांड, 270 ठीक है। 220 ओके ओके, क्यूमुलेटिव 16 50 20 80 23 50 25 50 29 ये हमारी क्यूमुलेटिव डिमांड हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा प्रोडक्शन लेवल कितना होना चाहिए। प्रोडक्शन लेवल का मतलब ये है कि भाई हमारे को टोटल क्यूमुलेटिव डिमांड 8 की दे रही थी, ये दैट इज हमारी टोटल डिमांड, और 8 क्वार्टर्स की ये है, तो हमारा प्रोडक्शन लेवल हर क्वार्टर में कितना होना चाहिए, एवरेज अगर देखा जाए, हाँ
सो दैट विल बी कि हम क्या करेंगे, हमारी जो टोटल डिमांड है विच इज 2920, उसको डिवाइड करेंगे किससे, 8 से, 365। तो हमारा प्रोडक्शन लेवल शुड बी 365। ठीक है। अब इसके बाद हमें इसकी क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन लेवल निकालनी पड़ेगी, जैसे हमने क्यूमुलेटिव डिमांड निकाली है। सो 365 देन 365 into 2 ठीक है, ठीक है। 40 60 अभी सच में, ठीक है। 1460 1825 ओके, प्रोडक्शन लेवल और जो हमारी वो होगी वो सेम आएगी, क्यों, क्योंकि हमने वो बनाया है ऐसे था। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों हो गई। अब ये हमारी क्यूमुलेटिव डिमांड है और ये हमारी प्रोडक्शन लेवल है। हमें क्या करना है, हमें इन्वेंट्री निकालनी है कि कितनी रह जाएगी, मतलब प्रोडक्शन इतना किया, डिमांड इतनी थी, तो इन्वेंट्री में कितना बचा रहेगा, हमें वो कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा भाई? हाँ, कैसे कैलकुलेट होगा, इन्वेंट्री कितना, किसको, किससे, दैट इज प्रोडक्शन को क्यूमुलेटिव डिमांड। तो 365 माइनस 270 95, 730 माइनस 490 ठीक है, 1095 960 है, 1460। हाँ समझ गया ना, तो कर लेते हैं। so it is minus 170 minus 255। इसमें आंसर भी दिया मैं, अच्छा 50 ठीक है। माइनस इसलिए लगाया कि भाई डिमांड ज्यादा हो गई, प्रोडक्शन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुआ तो हमें जो पहली वाली इन्वेंट्री थी उसमें से भी कुछ निकालना पड़ जाएगा, इसीलिए माइनस हमने लगाया है। ठीक है, तो ये हमारी इन्वेंट्री आ गई। अब यहाँ पर हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा इन्वेंट्री को। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, जो सबसे ज्यादा वाली वैल्यू है, जो डिफरेंस जहाँ पे प्रोडक्शन लेवल और डिमांड के अंदर सबसे ज्यादा है, वो है हमारा 255। तो एडजस्ट करना पड़ेगा 255। दैट इज हम ये लेकर चल रहे हैं कि हमें एटलीस्ट हर क्वार्टर में ना हमारा जो इन्वेंट्री उसके अंदर 255 यूनिट्स लेकर चलनी है, ताकि जहां पर हमें इसकी कमी पड़े ना वहां पर वो उसको फुलफिल कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 255 प्लस 95 कमिंग आउट टू बी और कुछ आया 350 आएगा। ठीक है, इस तरह से सारी चीजें कैलकुलेट करेंगे। 495 आगे 390, अच्छा यहाँ पे 85 क्यों हुआ, माइनस 170 है, प्लस 255 करेंगे तो वो इस हिसाब से। नेक्स्ट 0 ठीक है, ये हमारी एडजस्टेड इन्वेंटरी आ गई। बिल्कुल, कॉस्ट निकाल देंगे, वो इन्वेंटरी रखने की जो कॉस्ट होगी वो निकालेंगे। हमें 350 इन्वेंटरी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, तो 350 इंटू 50 17500 24750 बोलते रहना ओके। 4250 0 4750 18000 12750 ठीक है, ये टोटल कॉस्ट हुई इन्वेंट्री को मेंटेन करने की। ठीक है, पहले वाली कितनी आई थी 1 लाख और अब वाली कितनी आई है, तो बेटर इज टू इन्वेंट्री को मेंटेन करें। अभी प्लान 3 भी ऐसे ही हमें कंपेयर करना पड़ेगा। प्लान 3 के अंदर हमने क्या करना है कि सब कॉन्ट्रैक्ट करवाएं कि ना करवाएं।
ठीक है, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास डिमांड होगी फोरकास्टेड 270 220। ठीक है, अब हमें क्या बतानी है कि प्रोडक्शन यूनिट्स जो मिनिमम होगी डिमांड हम उसको ले लेंगे। ठीक है, कि भाई इतनी हमें लेनी करनी पड़ेगी, खुद प्रोड्यूस जितना हमें करना पड़ेगा। तो 200 हमारा जो है वो मिनिमम डिमांड आ गई। तो ये 200 हमने 365 वो निकाला था हमने, हाँ एवरेज निकाला था कि इतना। अब इस हिसाब से हम कुछ नहीं करना, हमने सब कॉन्ट्रैक्ट की यूनिट्स निकालनी है। हाँ, और उसके बाद उसकी कॉस्ट निकाल देनी है। तो 70 20 हम्म 270 470 हम्म 250 0 ठीक है, कॉस्ट निकालनी है। कितनी कॉस्ट थी सब कॉन्ट्रैक्ट करवाने की? ₹100 7,000 25 0 and then 70। कैलकुलेट द टोटल। तीनों निकल गई हमारे पास। अब तीनों की प्लान का एक वो बनाएंगे, प्लान 1 प्लान 2 और प्लान 3। प्लान 1 वाज जहां पर हमने क्या किया था, प्रोडक्शन इंक्रीज डिक्रीज किया था। प्लान 2 जहां पर हमने क्या किया था, इन्वेंट्री बढ़ाई या घटाई थी। एंड प्लान 3 जहां पर हमने सब कॉन्ट्रैक्ट किया था। प्लान 1 के अंदर हमारी जो कॉस्ट आ रही थी दैट वाज 1,97,000। यहाँ पर और प्लान 3 1,32,000। ठीक है, सो प्लान 2 इज द बेस्ट प्लान। ठीक है, जिसको हम कैरी आउट करेंगे दैट हमारा जो है हम डिमांड, हाँ कॉस्ट कम लगे प्लस डिमांड भी पूरी मीट हो जाए, दोनों चीजें हो जाएंगी विद इन द मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, यही हमारा क्या है भाई। ठीक है, एग्रीगेट प्लानिंग दैट इज फॉर कौन से टाइम पीरियड के लिए होती है, जैसे हम क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट टाइम रेंज। अच्छा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत है पीछे कहीं? मैम एक दिक्कत है, हाँ जी, ये प्लान 2 में एडजस्टेड इन्वेंटरी में 255 क्यों लिया है? और प्लान 2 में कहाँ पर एडजस्टेड इन्वेंटरी में ऊपर ये 255 के उससे क्यों किया है? एडजस्टेड इन्वेंट्री में सबसे ज्यादा 255 इसलिए लिया है क्योंकि भाई देखो, जब हम यहाँ देख रहे थे कि जो हमारी इन्वेंट्री, प्रोडक्शन लेवल, क्यूमुलेटिव और डिमांड, इनके बीच में हमने यहाँ पे डिफरेंस निकाला था कि हमें इतनी इन्वेंट्री मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। तो ये जो डिफरेंस जिसका मैक्सिमम आता है जिस वैल्यू का, वो आपका एडजस्टेड इन्वेंट्री में 255 हम ये बोलते हैं कि कम से कम हमें उतना मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ताकि जब भी हमें ये 255 की कमी रहे कि हम ये जो 255 यूनिट्स डिमांड है उसको पूरा ना कर पाए, तब हम उसको मेंटेन करें। तो हम सारी ही इन्वेंट्री के अंदर एडजस्ट करेंगे 255 को, सो दैट ये जो डिफरेंस है ये ना। ठीक है। ठीक है, हम्म, ठीक है, तो भाई मैक्सिमम होगा आपका इन्वेंट्री मतलब क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन लेवल और क्यूमुलेटिव डिमांड के बीच में डिफरेंस, वो आपका वहां पर लिया जाएगा ये एडजस्ट। सब में ऐड हुई है ना? हाँ, ऐड होंगे ठीक इन द है। सेंस, अगर जहाँ पे माइनस है उसमें ऐड करोगे तो वो माइनस ही करना हाँ है, वो तो माइनस ही जैसे रहेगा। -1 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, फिर खत्म करते हैं आज की क्लास को। ओके बाय। क्या हुआ भैया?